जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों हम इस लेक्चर में जबलपुर जिले के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और डिस्क्राइब करेंगे। हर एक फैक्ट को मैं डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज क्या है, विक्रम खंडेलकर। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को आप विजिट कर सकते हैं, उसमें सारे लेक्चर्स आप लोगों को मिल जाएंगे। दोस्तों मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को आप विजिट करके उसमें प्रीवियस लेक्चर्स जो मैंने डाल चुका हूँ या डालने वाला हूँ, मेरे पढ़ाने का तरीका या स्टाइल आप लोगों को पसंद आएगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को थोड़ा बहुत शेयर भी कर दिया करें। थोड़ा सा मैं धीरे पढ़ाऊंगा, वीडियो को स्पीड बढ़ा के देखा करें, जिससे आपको और आपका समय बचेगा। आइए शुरू करेंगे दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं जबलपुर, और इसी लेक्चर में मैं जबलपुर संभाग के अंतर्गत सारे जिलों को डिस्कस कर लूंगा, आने वाले जिले को, है ना। तो एक लेक्चर बड़ा होगा लेकिन जबरदस्त होगा। तो आइए शुरू करते हैं। बात करते हैं जबलपुर को दोस्तों। तो जबलपुर का नामकरण कैसे पड़ा ये जानना बहुत जरूरी है अपने को। जबलपुर का नामकरण कैसे पड़ा, तो जबाली ऋषि के नाम पर पड़ा दोस्तों। जबाली ऋषि के नाम पर इसका नाम जबलपुर पड़ा। तो पौराणिक या पुराणों के अनुसार, पुराणों एवं किंवदंतियों के अनुसार इस शहर का नाम पहले जबालीपुरम था दोस्तों। इस शहर का नाम पहले क्या था, जबालीपुरम था। क्योंकि इसका संबंध महर्षि जबाली से जोड़ा जाता है। ये जो महर्षि है यहाँ लिख रखा है, महर्षि जबाली से जोड़ा जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह यहाँ निवास करते थे। वो यहाँ निवास करते थे। तो जबाली ऋषि की तपोभूमि होने के कारण इन्हीं से निकला इनका नाम जबलपुर पड़ा दोस्तों। एक फैक्ट आपको समझ में आ गया होगा, है ना। उसके बाद दूसरा फैक्ट देखिए इससे रिलेटेड। इसको मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी कहते हैं दोस्तों। इसको मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी, तो देखो जबलपुर को आचार्य विनोबा भावे ने संस्कार राजधानी की संज्ञा दी है, नाम दिया है। कभी क्वेश्चन आ सकता है मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी किसे कहा जाता है, जबलपुर को कहा जाता है। और ये संस्कार राजधानी किसने कहा, तो आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे ने इसे कहा है, ये याद रखना है दोस्तों। क्यों कहा है, तो आचार्य विनोबा भावे ने जब बुदान आंदोलन के बाद जबलपुर का नया नाम रखा था, उन्होंने जो बुदान आंदोलन उन्होंने शुरू किया था उसके बाद जबलपुर का नया नाम रखा था, है ना। संस्कार राजधानी का दर्जा मिला था या कहा था, उनको कहा था। जबलपुर में आदिवासी संस्कृति की झलक देखने को मिलती है अपने को, है ना। माँ नर्मदा यहाँ से ही होकर गुजरती है और कई संस्कृति देखने को मिलती है। जैसे बहुत सी बातें जो लोगों को इस शहर की तरफ आकर्षित करती है ना, आकर्षित करती है। आजादी के बाद जब आकर्षित करी तो उस वजह से आचार्य विनोबा भावे ने इसे मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी का दर्जा दिया है। दर्जा नहीं दिया, यानी कहा है, किसने कहा, संज्ञा दी है ना। संस्कार राजधानी की संज्ञा दी है। तो ये एक चीज याद रखना, कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है बस। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख शहर है जबलपुर, है ना। ये इसको मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय यहीं पे स्थित है दोस्तों। मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है। और इसकी दो खंडपीठ है, एक तो इंदौर और दूसरा ग्वालियर में स्थित है ना। तो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है। और यहाँ पे न्यायिक अकादमी भी स्थित है। जबलपुर में न्यायिक अकादमी भी स्थित है दोस्तों। न्यायिक अकादमी जहां पर मध्य प्रदेश के समस्त न्यायाधीशों की ट्रेनिंग होती है। जो मध्य प्रदेश न्यायिक अकादमी जबलपुर में है, वहां पर राज्य के समस्त न्यायाधीशों की ट्रेनिंग होती है। और राज्य विज्ञान संस्थान भी यहीं पे है दोस्तों। मध्य प्रदेश का जो विज्ञान संस्थान यही बनाया गया है ना। और मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी तो कहते ही हैं, आपको पता है। और उसके अलावा इसको मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है, क्योंकि उच्च न्यायालय यहीं पे, इसलिए जबलपुर को मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है। थल सेना की छावनी के अलावा यहाँ पर थल सेना की छावनी भी स्थापित है। थल सेना की छावनी के अलावा यहाँ पर अयुद्ध विनिर्माण के कारखाने, निर्माण के कारखाने स्थापित होने के कारण इसे मध्य प्रदेश का रक्षा शहर, जबलपुर को रक्षा शहर भी कहते हैं। रक्षा शहर क्यों कहते हैं बताया ना, है ना। यहाँ पे थल सेना की छावनी के अलावा यहाँ पर भारतीय अयुद्ध निर्माण कारखानों की वजह से इसे ही
इसे मध्य प्रदेश का रक्षा शहर कहते हैं, इसे मध्य प्रदेश का रक्षा शहर कहते हैं। इतनी जानकारी मैंने आपको दिया। एवं पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय भी जबलपुर में, जो रेलवे में पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय भी जबलपुर में है, ये भी याद रखना है। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय भी जबलपुर में। नाम कैसे पड़ा मैंने बता दिया, जबालीपुरम था। जबाली ऋषि महर्षि जबाली से जोड़ा जाता है, वो यहाँ के निवासी थे ऐसा बोलते हैं, है ना। इसके अलावा जबलपुर का प्राचीन नाम पूछा जा सकता है। जबलपुर का प्राचीन नाम क्या था, तो त्रिपुरी। त्रिपुरी, जबलपुर का प्राचीन नाम त्रिपुरी तथा नहीं, जबलपुर का प्राचीन नाम त्रिपुरी एवं तेवर मिलता है दोस्तों। त्रिपुरी एवं तेवर मिलता है, दो नाम मिलते हैं। जबलपुर का प्राचीन नाम त्रिपुरी एवं तेवर मिलता है। तेवर, त्रिपुरी एवं तेवर मिलता है। यहाँ से नर्मदा नदी होकर गुजरती है दोस्तों। यहाँ से जबलपुर के किनारे से होकर नर्मदा नदी गुजरती है। भेड़ाघाट प्रसिद्ध है वहाँ पे, भेड़ाघाट, है ना। उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। चलो आगे देखते काम की चीज। गोंड शासक द्वारा मदन शाह ने जबलपुर में मदन महल की स्थापना की थी। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है मदन महल कहाँ पे, तो गोंड शासक मदन शाह ने जबलपुर में मदन महल की स्थापना की थी। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है मदन महल कहाँ है दोस्तों, तो एक पहाड़ी पर मदन महल स्थित है। एक पहाड़ी पर स्थित है मदन महल, जो लगभग 1100 ईस्वी में राजा मदन सिंह द्वारा बनवाया गया था। राजा मदन सिंह या मदन शाह आता है पेपर में, मदन शाह के द्वारा बनवाया गया था, याद रखना है। ये एक पुराना गोंड महल है दोस्तों, इतना याद रखें, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अगला फैक्ट है, गोंड शासक संग्राम शाह ने जबलपुर में संग्राम सागर झील बनवाया था। संग्राम सागर झील इंपॉर्टेंट है। संग्राम सागर झील के किनारे राजा संग्राम शाह द्वारा बनाया गया बाजना मठ, यहाँ पे एक बाजना मठ मंदिर की स्थापना भी की थी। तो संग्राम शाह द्वारा बनाया गया बाजना मठ किला या बाजना मठ मंदिर नामक एक ऐतिहासिक किला है दोस्तों, जो अपनी शानदार वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कई बार, संग्राम सागर झील कहां पर है, जबलपुर में। दूसरा पूछेगा बाजना मठ कहां पर है, तो ये बाजना मठ मंदिर जबलपुर में है। ये दोनों को संग्राम शाह, जबलपुर के गोंड शासक संग्राम शाह ने बनवाया था, याद रखना है। कभी किसने बनवाया है पूछा जा सकता है। रानी दुर्गावती की समाधि जबलपुर में है दोस्तों। रानी दुर्गावती कौन थी, तो गढ़ राज्य की शासिका महारानी रही है। गढ़ राज्य कौन से गढ़ राज्य की शासक महारानी रही है। उनका विवाह गढ़ राज्य के राजपूत राजा दलपत शाह के साथ हुआ था, जिसमें तो यहां से अपने क्या याद रखना है, ये कौन थी दोस्तों, रानी दुर्गावती कौन थी, तो ये चंदेल राजकुमारी थी दोस्तों, है ना। कलिंजर के राजा कीरत सिंह चंदेल की पुत्री थी। कलिंजर के राजा कीरत सिंह चंदेल की पुत्री थी। वहां से इनका हुआ था क्या, इनका विवाह हुआ था, तो गोंड राजा दलपत शाह की पत्नी बनी, है ना। इनका विवाह गोंड राजा दलपत शाह के साथ हुआ था। इतना याद रखना है। इतना समझ में आ गया होगा आपको, तो इतना समझ में आ गया होगा। और बाकी इनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था कभी पूछा, तो रानी दुर्गावती का जन्म कलिंजर में हुआ था। कलिंजर जो कलिंजर था, कलिंजर में कीरत सिंह चंदेल के यहाँ हुआ था। कीरत सिंह चंदेल की पुत्री थी और इनका विवाह गोंड राजा दलपत शाह के साथ हुआ था। इतनी चीजें भी याद रखें, आगे जब आएगा तो मैं बताऊंगा। तो रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ पर है, रानी दुर्गावती की समाधि है जबलपुर में दोस्तों। रानी दुर्गावती की समाधि जबलपुर के बरेला ग्राम में है, याद रखना है। अगला फैक्ट है, 1939 में अंग्रेजों का नहीं, कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में जबलपुर में संपन्न हुआ था दोस्तों। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं क्या हुआ था। 1939 में गांधी जी के उम्मीदवार पाठाभी सीतारामैया को हराकर, गांधी जी ने वहां पे किसको चुना था यहाँ पे अध्यक्ष बनाने के लिए, गांधी जी के समर्थक या उम्मीदवार पाठाभी सीतारामैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता के रूप में फिर से चुना गया था। यानी कि दो लोग खड़े हुए थे, एक का नाम था पाठाभी सीतारामैया, दूसरे का नाम था सुभाष चंद्र बोस, जिसमें से सुभाष चंद्र बोस जीते थे, है ना। तो गांधी जी के समर्थक, गांधी जी ने सोचा था कि पाठाभी सीतारामैया को, तो इतना याद रखें जो मैं बोल रहा हूँ,
1939 में गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी अधिवेशन के कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, है ना। लेकिन बाद में मतभेद होने के कारण दोस्तों, मतभेद होने के कारण ये इन्होंने फिर से इस्तीफा दे दिया था। किन्होंने? सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि गांधी जी चाहते थे पट्टाभी सीतारमैया बने और जीते कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। तो मतभेद होने के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है जो मैंने पूछा, याद रखना है। ऐसे फैक्ट देखते हैं क्या लिखा है। सर्वाधिक साक्षर वाला जिला जबलपुर है दोस्तों, है ना। तो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर वाला जिला है जबलपुर, इसका प्रतिशत है 81.1%, है ना। जबकि सबसे कम साक्षर वाला जिला है अलीराजपुर, जिसका है 36.1%। तो समझ में आ गया। सबसे मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला जबलपुर, सबसे कम साक्षर जिला अलीराजपुर है। अगला है जबलपुर के उपनाम देखेंगे तो इसे संगमरमर की नगरी के रूप में जाना जाता है दोस्तों। यहाँ पे बहुत सारी संगमरमर की चट्टानें हैं, है ना। संगमरमर की चट्टानें हैं, संगमरमर की नगरी के रूप में जबलपुर को जाना जाता है। रक्षा शहर भी बोलते हैं, रक्षा शहर भी बोलते हैं। इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे कई युद्ध अयुद्ध कारखाने स्थापित है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री स्थापित है, गन कैरेज फैक्ट्री स्थापित है ना। इस वजह से इसे रक्षा शहर भी कहा जाता है। इसको मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी भी कहा जाता है। संस्कार राजधानी किसने कहा? तो आचार्य विनोबा भावे ने कहे थे। प्रमुख ताल देखेंगे और यहाँ पे झीलें, तो एक हनुमान ताल स्थित है यहाँ पे, हनुमान ताल। इसके अलावा आधार ताल स्थित है, एक तालाब है आधार ताल। इसके अलावा रानी ताल भी यहीं पे है और संग्राम सागर झील। तो इतने प्रमुख ताल और झीलें हैं यहाँ पे जबलपुर में। एक हनुमान ताल, आधार ताल, रानी ताल, संग्राम सागर झील। अगला देखेंगे देश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र जबलपुर में है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में बना था देश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र जबलपुर में स्थापित है। रत्न परिष्कृत केंद्र तो क्या है दोस्तों? ये क्या है? तो ऐसे ही क्वेश्चन आता है। देश का पहला रत्न परिष्करण या परिष्कृत केंद्र मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? जबलपुर शहर में स्थित है। डायरेक्ट याद रखना है। अगला फैक्ट है संगमरमर, तेंदुपत्ता और बीड़ी उत्पादन में जबलपुर का अग्रणी स्थान है। तो संगमरमर के उत्पादन में मध्य प्रदेश का अग्रणी स्थान है। तेंदुपत्ता के बारे में आप जानते होंगे, है ना। तेंदुपत्ता क्या होता है? तेंदुपत्ती की खेती छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में होती है दोस्तों। छत्तीसगढ़ में भी होता है, मध्य प्रदेश में भी होती है और ज़्यादातर मध्य प्रदेश में जबलपुर वाला जो क्षेत्र है ना, सतपुड़ा वाला पठार, वहाँ पे होती है। उसके अलावा इस पत्ते का सबसे ज़्यादा उपयोग बीड़ी उद्योग में किया जाता है। इस पत्ते का सबसे ज़्यादा उपयोग बीड़ी उद्योग में बीड़ी बनाने के लिए किया जाता है। ग्रामीणों के लिए तेंदुपत्ता का व्यवसाय आय का अतिरिक्त स्रोत साबित हो सकता है और साबित हो चुका है। तो संगमरमर हो गया, तेंदुपत्ता, बीड़ी उत्पादन में जबलपुर का अग्रणी स्थान है। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के अधीन भारी वाहन कारखाना स्थापित है यहाँ पे। भारी वाहन कारखाना, तो भारत में सेना को बड़े वाहनों की सप्लाई करने वाली सबसे बड़ी यूनिट व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में स्थित है दोस्तों। पूरे देश में शक्तिमान के नाम से जो सेना के हर ट्रक दिखाई देते हैं, यानी जो शक्तिमान के नाम से जो हरे ट्रक दिखाई देते हैं, वहाँ व्हीकल जब फैक्ट्री जबलपुर में बनाए जाते हैं। व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में बनाए जाते हैं दोस्तों, याद रखना है। गन कैरेज फैक्ट्री भी है यहाँ पे। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। गन कैरेज फैक्ट्री की शुरुआत अंग्रेजों के टाइम पे 1904 में की गई थी। यहाँ पे फैक्ट्री पूरे मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी अयुद्ध फैक्ट्री है दोस्तों। ये है ना, मध्य प्रदेश सबसे पुरानी अयुद्ध फैक्ट्री है ना। इसके अलावा यहाँ पे अयुद्ध फैक्ट्री खमरिया में भी है, व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में है और ग्रे आयरन फाउंड्री फैक्ट्री भी है यहाँ पे, है ना। ग्रे आयरन फाउंड्री फैक्ट्री भी जबलपुर में है। इसके अलावा यहाँ पे एक और है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी है दोस्तों। यहाँ पे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी स्थापित है ना। तो यहाँ पे 40 रक्षा विनिर्माण इकाइयों सब स्थापित है। 40 विनिर्माण इकाइयाँ स्थापित है। इसलिए भारतीय रक्षा बल जैसे कि भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना के तीनों अंगों की जरूरत को पूरा करता है ये। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? भारत का रक्षा शहर, यानी मध्य प्रदेश का रक्षा शहर के नाम से जाना जाता है। जबलपुर को याद रखना है। जो मैंने बताया डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, याद रखना है। ये सब पूछेगा, है ना। भारी वाहन कारखाना कहाँ है? पूछा जा सकता है। गन कैरेज फैक्ट्री कहाँ है? पूछा जा सकता है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहाँ पर है? पूछा जा सकता है। जबलपुर में। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 3 जगह है मध्य प्रदेश में। एक तो जबलपुर में है, दूसरी कहाँ पे? कटनी में भी है, एक तो इटारसी में भी है होशंगाबाद के, और एक जबलपुर में। इसको मिला के 3 हो गए, है ना। 3 जगह है। अगला फैक्ट है
धुआंधार जलप्रपात दोस्तों, तो धुआंधार जलप्रपात ये जबलपुर के समीप स्थित है। ये भेड़ाघाट क्षेत्र का प्रमुख दर्शनीय स्थल है दोस्तों। भेड़ाघाट में है ये धुआंधार जलप्रपात। कहाँ है पूछेगा, भेड़ाघाट में है, जबलपुर के पास। नर्मदा की धारा 50 फुट ऊपर से गिरती है। यहाँ पे 50 फीट ऊपर से नर्मदा नदी की धारा गिरती है, यानी जल गिरता है उसका। तो जल सफेद धुएं के समान उड़ने लगता है। हाँ, यानी वही उड़ते हुए सफेद धुएं के समान उड़ता हुआ प्रतीत होता है, दिखाई देता है। उसे ही इस कारण उसे धुआंधार जलप्रपात कहते हैं, धुआंधार कहते हैं। धुआंधार जलप्रपात को यूनेस्को ने 20 मई 2021 में विश्व धरोहर के रूप में भी शामिल किया है। तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, जबलपुर के पास, भेड़ाघाट नामक स्थान पर। बरगी बांध के बारे में आपको जानकारी के लिए बता दूं, बरगी बांध जो है दोस्तों, ये बरगी नदी पर स्थित एक, बरगी नदी ऑप्शन देगा तो बरगी लगाना है, और नर्मदा नदी ऑप्शन देगा तो नर्मदा लगाना है, क्योंकि बरगी नर्मदा की सहायक नदी है। तो बरगी बांध बरगी नामक स्थान पे बना हुआ है, इसलिए उसका नाम बरगी बांध रखा गया है। देखिए बरगी बांध दोस्तों, बरगी डैम है कहाँ पे, जबलपुर में। ये बरगी बांध, इसमें परियोजना भी संचालित है एक, तो बरगी परियोजना के नाम से जाना जाता है। इस परियोजना का नाम रानी अवंतीबाई लोधी सागर परियोजना भी है। इस परियोजना का नाम रानी अवंतीबाई लोधी सागर परियोजना भी है। नर्मदा नदी पर स्थित, नर्मदा की सहायक नदी बरगी नदी पर स्थित एक बांध बना हुआ है, जिसको बरगी बांध के नाम से जाना जाता है। इतना याद रखना है, बरगी बांध बरगी नदी पे है, जबलपुर में। इतना पूछा जाता है परीक्षा में। अगला है हनुमान ताल दोस्तों, हनुमान ताल। तो हनुमान ताल कहाँ है, तो हनुमान ताल यहीं जबलपुर में है। हनुमान ताल कहाँ है, जबलपुर में है। तो यहाँ पे हनुमान ताल जो है, ये हनुमान ताल मंदिर भी है एक, जबलपुर का एक ऐतिहासिक जैन मंदिर है दोस्तों। हनुमान ताल तालाब का नाम है, उस तालाब के किनारे ही एक जैन मंदिर बना हुआ है। जबलपुर में एक ऐतिहासिक जैन मंदिर बना हुआ है, जो हनुमान ताल के किनारे स्थित है। जबलपुर का मुख्य केंद्र हुआ करता था एक टाइम पे, ये जबलपुर के बीचों बीच में। हनुमान ताल कहाँ है, क्वेश्चन आ सकता है। बंदर कूदनी इंपॉर्टेंट है। बंदर कूदनी संगमरमर के पहाड़ दोस्तों, संगमरमर के पहाड़ कहाँ पे है, वहाँ जबलपुर में, नर्मदा नदी पर। तो बंदर कूदनी संगमरमर के पहाड़ मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। इस स्थान पर सीधे और ऊंची चट्टान एक दूसरे के विपरीत और बहुत ही निकट है दोस्तों। एक ये चट्टान है ना, एक इस स्थान पर सीधी और ऊंची चट्टान एक दूसरे के विपरीत और निकट है। यहाँ पहाड़ एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि बंदर एक किनारे से दूसरे किनारे तक बिना किसी परेशानी से छलांग लगा लेते हैं, छलांग लगा सकते हैं। इसीलिए उसको बंदर कूदनी में संगमरमर की चट्टानें नर्मदा नदी पर बनी हुई है, इसलिए उसका नाम, ये बंदर कूदते हैं यहाँ से वहाँ, इसलिए उसका नाम बंदर कूदनी पड़ा है। कई एग्जामों में आ चुका है। बंदर कूदनी कहाँ पर है, जबलपुर में है, याद रखना है। इतना ही पूछता है क्वेश्चन बस। यानी हम बोल सकते हैं इसको प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है बंदर कूदनी, मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। बंदर कूदनी का अर्थ होता है बंदर की छलांग, कूदना या स्थान। बंदर को एक तरफ से दूसरी तरफ कूदने के कारण इस जगह का नाम बंदर कूदनी पड़ा है। जो धुआंधार जलप्रपात है दोस्तों, वहीं पे है, थोड़ा आगे में जो संगमरमर की चट्टान मिलेगी वहां पे है बंदर कूदनी। अगला है मार्बल रॉक। मार्बल रॉक, तो मार्बल रॉक निकलते हैं वहां पे, मार्बल की चट्टान। मार्बल को संगमरमर कहते हैं दोस्तों हिंदी में। तो मार्बल एक कायांतरित चट्टान है, जिसका निर्माण अवसादी कार्बोनेट चट्टानों के क्षेत्रीय और कभी कभी संपर्क कायांतरित के फलस्वरूप होता है। तो मार्बल इज अ एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। तो मेटामॉर्फिक रॉक का उदाहरण होता है, एग्जाम्पल होता है ये। अगला बात करेंगे अपन रॉक, बैलेंसिंग रॉक है दोस्तों। यहाँ दुनिया की एक ऐसी चीज है यहाँ पे जबलपुर में, जो लोगों के बीच हमेशा से चर्चा का विषय बना हुआ है। जबलपुर में एक पत्थर है दोस्तों, जो अपनी बनावटों को लेकर चर्चा में है। बैलेंसिंग रॉक कहा जाता है उसको। क्या कहा जाता है, बैलेंसिंग रॉक कहा जाता है। कई क्विंटल वजनों से, कई क्विंटल का यानी कई वजन, बहुत वजन वाला पत्थर है, जो महज कुछ इंच के बेस से अपनी जगह खड़ा हुआ है। जैसे ये चट्टान है दोस्तों, जैसे ये चट्टान है, चट्टान में यहाँ पे एक ये ऐसा खड़ा हुआ है, ऐसा, यानी कि सिर्फ एक नोक के, इसमें बैलेंसिंग रॉक उसको बैलेंस करके रखा हुआ है। उसने एक बैलेंस, ऐसा बड़े भूकंप के झटके भी सह लेता है, और आज तक गिरा नहीं है, और वो गिरता ही नहीं। देखने जाओ समझ में नहीं आता कि एक छोटे से नोक पर अटका हुआ है और पूरा बैलेंस बना के रखा हुआ है, तो उसी का नाम है बैलेंसिंग रॉक। डायरेक्ट आ सकता है। बैलेंसिंग रॉक कहाँ पर है, बोले जबलपुर में है, इतना बोलना है। ऐतिहासिक पर्यटन स्थल देखेंगे तो मदन महल यहीं पे स्थित है। मदन महल जो पहाड़ी पर काफी पुराना महल है, एक प्रकार का, है ना।
तो बस इतना याद रखना है। इसका निर्माण गोंड राजा मदन शाह ने करवाया था। मदन महल जबलपुर में, इसका निर्माण गोंड राजा मदन शाह ने करवाया था। दुर्गावती संग्रहालय बना हुआ है यहाँ पे, रानी दुर्गावती के नाम पे रखा गया है। जबलपुर में रानी दुर्गावती संग्रहालय जो है, वहाँ पे दुर्लभ मूर्तियों का संग्रह किया गया है। कई सारी प्राचीन मूर्तियाँ, शहर में प्राचीन रानी दुर्गावती की खूबियाँ और अनेक संग्रहकर्ता के पास प्राचीन सिक्के व मूर्तियों का संग्रह किया गया है। रानी दुर्गावती संग्रहालय जबलपुर में है दोस्तों। रानी दुर्गावती की समाधि भी जबलपुर में है ना। तो रानी दुर्गावती के बारे में तो मैंने आपको बता दिया था, फिर से सुन लो। गोंड साम्राज्य की वीरांगना रानी दुर्गावती जो थी, थोड़ी सी कहानी बता देता हूँ इसके बारे में। तो बांदा जिले के कलिंजर में रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर को हुआ था। 5 अक्टूबर 1524 को हुआ था, है ना। दुर्गाष्टमी के दिन जन्म होने के कारण ही इसका नाम दुर्गावती पड़ा। दुर्गाष्टमी के दिन जन्म हुआ था, इसलिए इसका नाम दुर्गावती रख दिए थे। महारानी दुर्गावती कलिंजर के राजा कीरत सिंह चंदेल की एकलौती संतान थी। कीरत सिंह चंदेल की एकलौती संतान थी। बाद में अनुरूप ही तेज हुई, साहस हुई, शौर्य हुई, सुंदरता के कारण इनकी प्रसिद्धि और खूब फैली फूली, है ना। तो गोंडवाना राज्य के राजा संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह से इनका विवाह हुआ था। संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह से इनका विवाह हुआ था। दुर्भाग्य से विवाह के 4 साल बाद दलपत शाह का निधन हो गया। उस समय दुर्गावती का एक पुत्र था नारायण, जो 3 वर्ष का था, है ना। 3 वर्ष का था। तो अब 3 वर्ष का था तो उत्तराधिकारी कौन बनेगा? तो रानी ने स्वयं ही गढ़मंडला का शासन संभाला। ये 3 साल का है, बोले मेरा बच्चा अभी, जब तक कि मैं शासिका बनूंगी, शासक बने तो क्या बोला मैंने, रानी ने स्वयं ही गढ़मंडला का शासन संभाला और वर्तमान जबलपुर राज्य का केंद्र भी इनके अंदर ही आता था, गढ़मंडला के अंतर्गत, है ना। उसके बाद क्या होता है कि अकबर के जुल्म के आगे, अकबर जुल्म करने लगा, मालवा से हमला करने लगे, है ना, सब इसको। तो अकबर ने हमला किया, है ना। तो रानी दुर्गावती इतनी पराक्रमी थी कि उन्होंने अकबर के जुल्म के आगे झुकने से इनकार कर दिया। बोले मैं नहीं झुकती। अपने स्वतंत्रता और अस्मिता के लिए उन्होंने युद्ध भूमि को चुना और बाद में शत्रुओं को पराजित किया। और 24 जून 1564, 24 जून की बात है, 24 जून 1564 को बलिदान दे दिया। इसलिए इनका रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस 24 जून को मनाया जाता है, याद रखना है। 24 जून को रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस मनाया जाता है। तो बलिदान दे दिया, वीर गति को प्राप्त हुई दोस्तों, है ना। तो जब उनको कुछ समझ में नहीं आया तो उनने कहा कि मैं किसी विदेशी से नहीं मरूंगी। उसने अपनी कटार लेकर स्वयं ही अपने सीने में मारकर बलिदान दे दिया। और रानी दुर्गावती ने 16 वर्ष तक संभाला था राज्य, यानी 16 वर्ष तक राज करी थी रानी दुर्गावती। और रानी दुर्गावती का युद्ध किसके साथ हुआ था ये भी जानकारी होना। तो ये अकबर का सेनापति था एक आसफ खां। अकबर का सेनापति आसफ खां था। इसके विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी इसने, आसफ खां के विरुद्ध। संग्रामपुर में लड़ाई हुई थी दोस्तों, जो दमोह में संग्रामपुर है वहाँ पे हुई थी आखिरी लड़ाई इनकी, आसफ खां और रानी दुर्गावती के बीच। और इसके अलावा मालवा का जो सुल्तान था बाज बहादुर, उसके विरुद्ध भी इन्होंने लड़ाई करी थी, इतना याद रखना है। तो फिर इनकी वीरगति को प्राप्त होती है तो इनकी समाधि कहाँ पे, यही बरेला ग्राम में बनाई गई, बरेला ग्राम में, है ना, बरेला ग्राम जबलपुर में है इनकी समाधि, याद रखना है। इतनी काम की चीज़ मैंने बता दिया। धार्मिक पर्यटन स्थल देखेंगे, 64 योगिनी मंदिर यहीं पे स्थित है दोस्तों। 64 योगिनी मंदिर, इसे गोलाकी मंदिर भी बोलते हैं। ये जबलपुर में है, भेड़ा घाट नगर के पास स्थित एक हिंदू मंदिर है दोस्तों। 64 योगिनी नाम कैसे पड़ा, तो यहाँ पे 64 छोटे मंदिर है, 64 छोटे मंदिर या मूर्तियाँ रखी हुई है, इस वजह से इसे 64 योगिनी मंदिर कहा जाता है ना। और 64 योगिनी मंदिर मध्य प्रदेश के और कुछ जिलों में भी है, लेकिन जबलपुर वाला इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है 64 योगिनी मंदिर कहाँ है, जबलपुर में। कचनार शिव मंदिर, कचनार सिटी है दोस्तों जबलपुर में। कचनार सिटी की प्रसिद्ध यहाँ पे बहुत ऊंची शिव प्रतिमा है, शिव भगवान की ऐसी बैठी हुई मेडिटेशन करते हुए एक प्रतिमा है, यानी ध्यान लगाते हुए। तो उसी को जो देश विदेश में भी प्रसिद्ध है और यहाँ पे कचनार सिटी के नाम से जाना जाता है। कचनार शिव मंदिर कहाँ है पूछेगा, जबलपुर में। खत्म। अगला है महात्मा गांधी सामुदायिक विकास केंद्र कहाँ पर है, तो महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, ये जबलपुर में है। जबलपुर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कई बार। महात्मा गांधी सामुदायिक विकास संस्थान कहाँ पर है, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो राज्य ग्राम, है ना,
इसी का नाम क्या है, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान भी बोलते हैं इसको, जबलपुर में राज्य ग्रामीण विकास संस्थान है ना। तो ग्रामीण विकास संस्थान भी इसी को बोलते हैं, जिसकी स्थापना 1964 में की गई थी। देश में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के आगमन के साथ ही ग्रामीण विकास के तेजी से बदलाव के लिए काम करने वाली कर्मियों के ज्ञान और कौशल को फिर से उभरने और ये सब करने के लिए ये सब चीज बनाया गया है यहाँ पे, बस इतना ही याद रखना है। इसका उद्देश्य आदिवासी और सामुदायिक विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन करने के मामले में एक क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया है। खत्म। महात्मा गांधी सामुदायिक विकास केंद्र कहाँ है, पूछेगा, जबलपुर लगाना, काम खत्म। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय यहीं पे, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना याद रखना है 12 जून 1956, याद रखो, इतना ही काम आ जाएगा। 1956 में हुई थी रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की स्थापना, रानी दुर्गावती के नाम पे रखा गया, जबलपुर में है। खत्म, इतना ही है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय पूछा जाता है, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में है। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी, 1964 में की गई थी। यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है दोस्तों। और यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है, हाँ, मध्य प्रदेश में 2 कृषि विश्वविद्यालय, एक बात याद रखना, मध्य प्रदेश में 2 ही कृषि विश्वविद्यालय। एक तो है राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में है, जिसकी स्थापना 2008 में की गई थी। दूसरा है यही वाला जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1964 में की गई थी। मध्य प्रदेश में 2 कृषि विश्वविद्यालय याद रखना है। जो ग्वालियर में, उसका नाम क्या है, राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय। अगला सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज, सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है, यहीं पे है ना। तो दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर में है। ये मध्य प्रदेश का दूसरा पुराना मेडिकल कॉलेज है। मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज ग्वालियर में खोला गया था, दूसरा यहीं खोला गया था 1955 में, है ना। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जबलपुर में है। इसका पहले नाम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज था, फिर बाद में इसका नाम बदल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज कर दिया गया, याद रखना है। भारतीय वन्य अनुसंधान एवं क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर में है दोस्तों। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर में। स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना। भारतीय वन अनुसंधान का क्षेत्रीय कार्यालय पूछेगा जबलपुर में, भारतीय वन अनुसंधान का क्षेत्रीय कार्यालय पूछेगा जबलपुर में है, याद रखना है। यहीं पे दोस्तों एक और चीज है, उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान भी जबलपुर में है। क्या बोला मैंने, उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान भी जबलपुर में है, याद रखना है ना। जिसे इंग्लिश में बोलते हैं TFRI बोलते हैं, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के अधीन है ना। तो इतना ही याद रखना है यहाँ से, क्या क्या, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर, उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान भी यहीं पे है बस। और भोपाल में भी एक है, तो उसको गड़बड़, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल में, मैनेजमेंट वाला भोपाल में है। ये क्या है, ये अनुसंधान क्षेत्रीय कार्यालय, तो गड़बड़ मत करना, है ना। अगला है देश का पहला विकलांग पुनर्वास केंद्र कहाँ पर है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कई बार, कहाँ पर है, यहीं से है देश का पहला विकलांग पुनर्वास केंद्र। तो क्या है इसका नाम, देश का प्रथम विकलांग पुनर्वास केंद्र कहाँ पे स्थित है, ऐसा क्वेश्चन कई बार आ चुका है, जबलपुर में स्थित है। दिव्यांगजनों को व्यापक पुनर्वास सेवा प्रदान करना ताकि वे आत्मनिर्भर और उत्पादक बन सके, है ना, इसलिए बनाया गया है ये देश का पहला विकलांग पुनर्वास केंद्र। देश का पहला विकलांग पुनर्वास केंद्र जबलपुर में है। विकलांगता की रोकथाम से संबंधित जानकारी के प्रसारक के रूप में कार्य करता है और उन्हें नियंत्रण करने और रोकने में समाज को मजबूत बनाना इसका काम है। ये जबलपुर में है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अगला है नानाजी देशमुख पशु चिकित्सक विश्वविद्यालय। तो दोस्तों नानाजी देशमुख पशु चिकित्सक विश्वविद्यालय जबलपुर में विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है ये। इसकी स्थापना कब की गई थी, 2009 में की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है, पशु चिकित्सा और मत्स्य पालन तथा संबंध विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में शिक्षा प्रदान करना, जैसे कि विश्वविद्यालय निर्भर करे, ऐसा सब काम है इसका। और बहुत सारे काम है, पशु चिकित्सा और मत्स्य विज्ञान की शिक्षा को बढ़ावा देना, अनुसंधान को आगे बढ़ाने का प्रयास करना, संबंधित सरकारी विभागों के सहयोग से ग्रामीण लोगों को ऐसा विज्ञान, ये सब इतना याद रखो बस। यहाँ से क्या, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सक विश्वविद्यालय कहाँ पर है पूछेगा, जबलपुर में, 2009 स्थापना। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अभिकल्पना एवं विनिर्माण संस्थान, जिसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, ये जबलपुर में है। डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, ये जो फुल फॉर्म इसका बताया मैंने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग जबलपुर में है। ये जबलपुर में है, जिसे पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन विनिर्माण संस्थान के रूप में जाना जाता है। इसका नाम क्या कर दिए, इसका नाम पहले से ही है
इसका देखो ऐसा नाम था भारतीय सूचना, तो इसी में सामने जोड़ दिए पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन एंड विनिर्माण के नाम से जाना जाता है, जबलपुर में है दोस्तों। ये सक्षम डिजाइन पर केंद्रित है, सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम डिजाइन और विनिर्माण पर केंद्रित है, ये जबलपुर में है। बस ऐसे ही पूछता है, इसके स्थापना नहीं आती। फिर भी बता देता हूँ, इसकी स्थापना जबलपुर में 2005 में की गई थी। संस्थान प्रौद्योगिकी के कुशल उपयोग के माध्यम से कुशल अनुसंधान एवं विकास कौशल पर भी ध्यान केंद्रित करता है। इतना याद रखना है, ये बस डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कहाँ है? जबलपुर में, याद रखना है। अन्य फैक्ट देखते हैं क्या क्या लिखा है। पंडित रविशंकर स्टेडियम कहाँ है? डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कई बार अपने। पंडित रविशंकर स्टेडियम जबलपुर में स्थित है, खेल का मैदान है जिसका उपयोग कई खेलों के लिए किया जाता है, जैसे कि एसोसिएशन फुटबॉल और क्रिकेट के लिए किया गया है। एसोसिएशन है यहाँ पे फुटबॉल और क्रिकेट के लिए किया गया है। पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम कहाँ है पूछेगा? जबलपुर। मध्य प्रदेश की प्रथम ई लाइब्रेरी सुगम पुस्तकालय पर बनाई गई है दोस्तों। क्या है ये? तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में नेत्रहीन छात्रों के लिए राज्य की पहली ई लाइब्रेरी शुरू की गई है। जो बच्चे लोग या जो देख नहीं सकते, नेत्रहीन छात्रों के लिए राज्यों की पहली ई लाइब्रेरी शुरू की गई है। इस लाइब्रेरी का नाम दिया गया है सुगमय। क्या लिखा है यहाँ पे? सुगमय लिखा है कई जगह, सुगमय या सुगम पुस्तकालय रखा गया है। लाइब्रेरी शासकीय दृष्टि बाधित विद्यालय में शुरू की गई है, जो वहाँ पे एक स्कूल है, शासकीय दृष्टि बाधित विद्यालय में शुरू की गई है। इस लाइब्रेरी का बस इतना ही याद रखना है, तो समझ में आ गया। जबलपुर में नेत्रहीन छात्रों के लिए राज्य की पहली ई लाइब्रेरी शुरू की गई है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश की पहली ई लाइब्रेरी कहाँ है, उसका नाम क्या है, ये भी याद रखना है ना। सुगम या सुगमय ऐसा आता है, सुगमय भी लिखा है कई जगह। तो बस तो जबलपुर से इतना ही काम की चीज़ें जो मैंने बताया परीक्षा के हिसाब से। हाँ, ये एक छूट गया था, इसको देख लो। 2021 में जबलपुर में मटर महोत्सव का आयोजन किया गया। दोस्तों एक बार क्या हुआ, ऐसी क्वेश्चन पूछा गया, कौन सी तो परीक्षा याद नहीं आ रही है, उसमें लिखा था कि मध्य प्रदेश में मटर की खेती किस क्षेत्र में होती है, ऐसा क्वेश्चन था। किस क्षेत्र में होती है? ऑप्शन में लिखा हुआ था जबलपुर के आसपास के क्षेत्र, खरगोन के आसपास के क्षेत्र, ऐसे और 4 ऑप्शन थे, है ना। तो जबलपुर के आसपास का जो क्षेत्र है दोस्तों, वहाँ पे मटर की खेती होती है, और इसी कारण 2021 में जबलपुर में मटर महोत्सव का आयोजन भी किया गया। मटर महोत्सव का आयोजन भी किया गया है ना। तो इसलिए क्वेश्चन बन गया था कि मटर की खेती कहाँ होती है। तो आपको जानकारी के बता दूं, जबलपुरी मटर की ब्रांडिंग और मार्केटिंग के प्रयास के सिलसिले में जबलपुर में मटर यानी फूड महोत्सव का आयोजन किया गया। मटर फूड महोत्सव का आयोजन किया गया दोस्तों। बस तो होटल और रेस्टोरेंट बाकी सब जगह पूरा लजीज व्यंजन परोसे गए मटर के, है ना। और पूरा इसका उत्सव जोरों शोरों से रेस्टोरेंट वेलफेयर सोसाइटी के सहयोग से किया गया था इसका आयोजन वहाँ पर। बस तो ये कहीं पूछा जा सकता, मटर महोत्सव और मटर की खेती जबलपुर के आसपास वाले क्षेत्र में होती है ज़्यादातर। तो समझ में आ गया, जबलपुर को रक्षा शहर कहते हैं। तो जबलपुर इस लेक्चर में हमने डिस्कस किए, है ना। लेक्चर कैसा लगा कमेंट कर सकते हैं, पढ़ाने का स्टाइल पसंद आएगा तो। अब नेक्स्ट जिला भी इसी लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं धमाकेदार तरीके से। अब कटनी जिला डिस्कस करते हैं दोस्तों। कटनी जिला, तो कटनी आप मैप देखना, जबलपुर के ऊपर ही ये कटनी, और कटनी जो है जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। तो कटनी जिसे मुडवारा के रूप में जाना जाता था। मुडवारा, इसका पुराना नाम या प्राचीन नाम क्या था? मुडवारा। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, इसका प्राचीन नाम क्या था? मुडवारा, है ना। कटनी का प्राचीन नाम मुडवारा था। ये कटनी नदी के किनारे बसा हुआ है, इसीलिए इसका नाम कटनी पड़ा है बाद में। कटनी नदी के तट पे बसा हुआ है ना कटनी। और ये मध्य भारत में महाकौशल क्षेत्र में स्थित है दोस्तों। मध्य भारत के महाकौशल क्षेत्र में स्थित है कटनी, है ना। कटनी तो भारत की आज़ादी की लड़ाई में भी इतिहास में भी कटनी की अहम भूमिका रही है दोस्तों, है ना। तो ये अपने को याद रखना है। उसके बाद यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट है बताने की कोशिश करूंगा मैं। अगला है, कटनी में विजय राघवगढ़ किले का निर्माण प्रयागराज द्वारा बनाया गया था। कटनी में विजय राघवगढ़ का किला है दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना। तो विजय राघवगढ़ एक प्रमुख स्थान है कटनी का। विजय राघवगढ़ रियासत हुआ करता था, वहां पे एक राजा हुआ करते थे, उनका नाम था प्रयागदास। यहाँ पे प्रयागराज लिखा है ना, प्रयागदास। एक राजा थे प्रयागदास,
उन्होंने ही इस किले का निर्माण करवाया था, और है ना, उन्होंने ही इस किले का निर्माण करवाया था। और विजय राघवगढ़ रियासत का एक राजा था, प्रयागदास का एक पुत्र था ठाकुर सूरज प्रसाद ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों से लोहा भी लिया था, है ना। इतना याद रखना है। तो अपने को तो इतना ही याद रखना है, यहाँ से विजय राघवगढ़ का किला कहाँ पर है, तो कटनी में है। इसका निर्माण प्रयागदास, नाम आएगा प्रयागदास या प्रयागराज, दोनों में से, लेकिन कई जगह प्रयागदास लिखा हुआ है विकिपीडिया में और बाकी सब जगह, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कुछ कुछ बुकों में, और यहाँ लिखा है प्रयागराज। तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन आएगा तो बन ही जाएगा, है कि नहीं। अगला फैक्ट है, मौर्यकालीन रूपनाथ अभिलेख कटनी जिले में स्थित है दोस्तों। रूपनाथ अभिलेख, तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, रूपनाथ अभिलेख सम्राट अशोक का माइनर रॉक एडिट है। माइनर रॉक यानी लघु शिलालेख है। ऐसा मान्यता है कि मौर्य सम्राट अशोक स्वयं यहाँ आए थे और रुके थे। यहीं से मिले लघु शिलालेख से उनके द्वारा बौद्ध धर्म के उत्साहपूर्वक प्रचार प्रसार का विवरण सुरक्षित रखा गया है। यहाँ पर सम्राट के रुकने के लिए कई प्रबंध किए गए थे, निर्माण किए गए थे, उसके अवशेष आज भी वहाँ मिले हैं। इसलिए अपने को पूछा जा सकता है, रूपनाथ अभिलेख किसका अभिलेख है? अशोक का अभिलेख है। कहाँ पर है? कटनी में। कटनी में है, इतना याद रखना है बस। अगला फैक्ट देखते हैं, ठगी प्रथा को खत्म करने में सहायता करने वाले कर्नल इस्लीमन के नाम पर इस्लीमनाबाद नगर स्थापित है। इस्लीमनाबाद नगर कटनी में है दोस्तों। किसने बसाया था इसको? कर्नल इस्लीमन ने बसाया था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित है दोस्तों। ये ठगी प्रथा को किसने समाप्त किया था? उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ठगी प्रथा के उन्मूलन यानी उसको खत्म करने से संबंधित है। उसने कैप्टन इस्लीमन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया था। ये जो नाम है यहाँ पे, कर्नल इस्लीमन को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया था। उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया था, है ना, बंदी बना लिया था। तो ये देखो यहाँ पे वही तो लिखा, ठगी प्रथा को खत्म करने में सहायता करने वाले, सहायता की थी ना इनने, सहायता करने वाले कर्नल सलीमन के नाम पर यहीं पे कटनी में क्या है? सलीमनाबाद नगर बसा हुआ है। ठगी प्रथा हुआ करती थी दोस्तों पहले, है ना, जो लोग ठग देते थे, एक में एक को ठग देते थे कुछ भी, यानी चूतिया बना के घुमा के, तो वाली एक प्रथा हुआ करती थी। कई ठगी बन गए थे, कई ठगई लोग थे, है ना, तो कई ठगई लोग थे, तो वाला एक बंद कर दी गई थी कि ठगी जो प्रथा चल रही है इसको उसको ठगने वाली ठगी प्रथा का अंत हो गया था। तो बस समझ में आ गया। अगला है, कटनी को जबलपुर से पृथक करके 1998 में जिला बनाया गया था दोस्तों। 28 मई 1998 को कटनी जिला बना। कटनी को जिला घोषित कर दिया गया था जबलपुर से अलग करके। कब? 28 मई 1998 को कटनी से जबलपुर से पृथक करके अलग करके कटनी को जिला बनाया गया। कभी पता रहना चाहिए अपने को, है ना। कटनी में अहिरी गांव, कटनी में एक अहिरी गांव है दोस्तों, जहाँ पे कैमूर की पहाड़ी से केन नदी का उद्गम होता है। तो केन नदी के बारे में आपको जानकारी के लिए बता दूं, केन नदी विंध्याचल की कैमूर पर्वतमाला से निकलती है। कैमूर पहाड़ी यानी कैमूर पर्वतमाला से अहिरी गांव से निकलती है और उत्तर की ओर बहते हुए ये जाके किसमें? यमुना नदी में मिल जाती है ना। बुंदेलखंड क्षेत्र से बहती है और आगे जाके यमुना नदी की उपनदी है, यमुना नदी में मिल जाती है। यमुना नदी में मिल जाती है दोस्तों। तो समझ में आ गया, केन नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। और कहाँ से निकली? कटनी के कैमूर के पठार से निकली है, कैमूर की पहाड़ी से निकली है। कटनी में इमलिया गांव से सोने के भंडार मिले। तो मैंने बताया था आपको, एक इमलिया गांव से सोने के भंडार मिले। तो कटनी जिले सोने के भंडार अपन ने पढ़े थे। सोने के भंडार कई सारी जगह मिले, उधर भी मिले, क्या नाम है, सिंगरौली तरफ भी मिले, है ना। तो वैसे ही यहाँ भी सोने के भंडार मिले हैं। कटनी में इमलिया गांव में सोने के भंडार प्राप्त हुए मिले हैं, ऐसी जानकारी मिली है। कटनी की विजय राघवगढ़ तहसील में लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तो कटनी का जो विजय राघवगढ़ की जो तहसील है, वहाँ पे लौह अयस्क निकले हैं दोस्तों। लौह अयस्क निकले, बताओ यहाँ पे लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, क्वेश्चन आ सकता है ना। तो याद रखना, ये इमलिया गांव सोने के लिए और विजय राघवगढ़ तहसील लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। इस्लीमनाबाद चूना उत्पादन केंद्र है। जो इस्लीमनाबाद है कटनी का, वो चूना उत्पादन केंद्र है दोस्तों। इसी कारण तो यहाँ पे देखो बहुत सारा चूना निकलता है। इसको उपनाम दिया गया, कटनी को चूना नगरी के नाम से जाना जाता है, याद रखना है, चूना नगरी के नाम से जाना जाता है।
एसीसी सीमेंट फैक्ट्री यहीं पे, एसीसी का मतलब क्या होता है, क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब एसीसी सीमेंट फैक्ट्री यहीं पे है दोस्तों। एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी जिसका नाम होता है, सीमेंट फैक्ट्री है यहाँ पे, सीमेंट फैक्ट्री है ना, सीमेंट फैक्ट्री है। और इसके अलावा कटनी का बिलहरी पान, बिलहरी नाम की जगह है, वहाँ पान होता था दोस्तों, वहाँ बहुत ज़्यादा पान होता था। तो जो बिलहरी है इसका पुराना नाम पुष्पावती नगर मिलता है, बिलहरी का पुराना नाम पुष्पावती नगर मिलता है। कई धार्मिक शिलालेख में पाए गए हैं, विभिन्न मंदिरों में उल्लेख किया गया है और कई जगह कई मंदिरों में इसका और जो वो है दोस्तों क्या बोलते हैं, बिलहरी के पान और तंबाकू अत्यधिक प्रसिद्ध थे, बिलहरी के पान और तंबाकू अत्यधिक प्रसिद्ध थे जिसके संबंध में प्रसिद्ध ग्रंथ आईने अकबरी में भी वर्णन है। बिलहरी का पान का निर्माण क्या अच्छा है करके आईने अकबरी में भी वर्णन है, इसका आईने अकबरी में भी वर्णन है, इतना याद रखना है। तो ये समझ में आ गया जो काम का मैंने बताया, समझ में आ गया क्या, ये याद रखना है। इस इमलिया गांव सोने के भंडार, विजय राघवगढ़ लोहे के भंडार, लोहे अयस्क के लिए, और ये सलीमनाबाद चूना पत्थर का शहर है ना। इसके अलावा और आपको एक जानकारी के लिए काम की एक फैक्ट बताता हूँ कटनी के बारे में, कटनी के बारे में। कटनी को मध्य प्रदेश की बरदौली भी कहा जाता है दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो नहीं, आया नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। बरदौली भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ कहा जाता है कि यहाँ के लोग देश की आज़ाद कराने के लिए महात्मा गांधी के साथ चले थे, देश को आज़ाद कराने के लिए महात्मा गांधी के साथ चले थे। बड़ी संख्या में लोग जेल भी गए थे कटनी के, बड़ी संख्या में लोग जेल भी गए थे कटनी के। आज़ादी से 17 साल पहले यानी 26 जनवरी 1930 को ही यहाँ पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, जब इन लोग जेल गए थे और उसके बाद कुछ फैसले लिए गए थे। इस कारण कटनी को मध्य प्रदेश का बरदौली बोलते हैं, बरदौली कहा जाता है ना। तो अपन इसको बोल सकते हैं कटनी ने बहुत पहले ही अपना स्वतंत्रता दिवस 1930 में मना लिया है ना, उनके साथ है ना। कटनी में चूना पत्थर, बॉक्साइट, विशाल भंडार, बस ये सब कई सारी चीज़ें हैं और इस पत्थरों ने जिले की अर्थव्यवस्था को भी संभाल रखा है कि सब पत्थर निकलते हैं और खनिज निकलते हैं करके। उसके बाद कहाँ पहुँचे थे अपन, कटनी में पर्यटन स्थल है तिगवा का विष्णु मंदिर दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, तिगवा का विष्णु मंदिर है ना। तो तिगवा एक गुप्तकालीन मंदिर है, तिगवा एक गुप्तकालीन मंदिर है कटनी में है ना। बोहरी बंद तहसील का तिगवा एक ऐतिहासिक जगह है दोस्तों, तिगवा एक ऐतिहासिक जगह है। इस जगह पर पत्थर की शानदार नक्काशी देखने को मिलती है। यहाँ पर कंकाली देवी का मंदिर भी है, कंकाली देवी का मंदिर भी है। कंकाली देवी का मंदिर जो है 5वीं शताब्दी में बना हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तिगवा कंकाली देवी मंदिर भी बोलते हैं और यहाँ विष्णु भगवान का एक मंदिर भी है, तिगवा का विष्णु मंदिर है ना। तिगवा का विष्णु मंदिर डायरेक्ट आता है, ये गुप्तकालीन मंदिर है, कहाँ है, कटनी में। कटनी ऑप्शन में देगा, जबलपुर दे सकता है। रूपनाथ धाम है दोस्तों, यहाँ पे रूपनाथ धाम में पंचलिंगी शिव प्रतिमा भी स्थापित है, जिसे रूपनाथ के नाम से भी जाना जाता है। कैमूर पहाड़ी के सिरे पर स्थित है ये, इसे रूपनाथ धाम कहते हैं, याद रखना है। अब नेक्स्ट फैक्ट है, देश की पहली किन्नर महापौर कमला जान यहीं से बनी थी दोस्तों। देश की पहली किन्नर महापौर, यानी बोल सकते हैं हम भारत की पहली ट्रांसजेंडर मेयर, महापौर को मेयर बोलते हैं कि नहीं, भारत की पहली ट्रांसजेंडर मेयर यहीं से चुनी गई थी, जिसका नाम क्या था, कमला जान, याद रखना है, कमला जान याद रखना है ना। यही वैसे ही एक और फैक्ट याद आ रहा है कि मध्य प्रदेश की पहली किन्नर विधायक शहडोल सोहागपुर से चुनी गई थी, जिसका नाम था शबनम मौसी। ये देश की पहली किन्नर विधायक थी, जो कहाँ से चुनी गई थी, कहाँ से निर्वाचित हुई थी, शहडोल जिले के सोहागपुर से निर्वाचित हुई थी, शहडोल जिले के सोहागपुर से निर्वाचित हुई थी, ये नाम याद रखना है। और ये जो थी, ये महापौर थी कमला जान। तो कटनी खत्म, कटनी से इतनी चीज़ें थी इंपॉर्टेंट जो काम की मैंने बताया। अब इसी लेक्चर में नरसिंहपुर को भी डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, नरसिंहपुर जिले के बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नरसिंहपुर जिला जो है मध्य प्रदेश राज्य के लगभग मध्य भाग में स्थित है, है ना। देश के भी मध्य भाग में है बोल सकते हैं इसको, लेकिन ये मध्य प्रदेश के लगभग मध्य भाग में स्थित है, इतना याद रखना है।
इसका पुराना नाम क्या था? नरसिंहपुर का पुराना नाम गडरिया खेड़ा था, है ना। नरसिंहपुर का पुराना नाम गडरिया खेड़ा था। नरसिंहपुर का पुराना नाम गडरिया खेड़ा के नाम से जाना जाता था या था। सैकड़ों साल पहले जमींदारों ने यहाँ भगवान नरसिंह का मंदिर बनाया था। सैकड़ों साल पहले जमींदारों ने, वहाँ के जो जमींदार हुआ करते थे, जमींदारों ने यहाँ भगवान नरसिंह का मंदिर बनवाया था। तब से इसका नाम बदल गया और इसे नरसिंहपुर के नाम से जाना जाने लगा। इसे नरसिंहपुर के नाम से जाना जाने लगा। समझ में आ गया नरसिंहपुर नाम कैसे पड़ा, है ना। नरसिंहपुर का पुराना नाम गडरिया खेड़ा था। उसके बाद सैकड़ों साल पहले जमींदारों ने यहाँ पर नरसिंह भगवान का मंदिर बनवाया था। तब से इसका नाम क्या हो गया? नरसिंहपुर हो गया। इतना समझ में आ गया, है ना, इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पे ये जाट जमींदार नाथन सिंह थे, है ना, जिसने बनवाया था। उसका नाम था जाट जमींदार नाथन सिंह ने बनवाया था दोस्तों ये मंदिर, है ना। तो उसी के नाम पे नरसिंहपुर पड़ा। तो यहीं पे दोस्तों नरसिंहपुर में चौरागढ़ का किला है दोस्तों। यहाँ पे चौरागढ़ का किला नरसिंहपुर शहर के निकट है और ये इसका निर्माण गोंड शासक संग्राम शाह ने इस किले को 15वीं शताब्दी में बनवाया था। किसने बनवाया था? संग्राम शाह ने इस किले को 15वीं शताब्दी में बनवाया था दोस्तों, है ना। 15वीं शताब्दी में बनवाया था, याद रखना है। चौरागढ़ का किला कहाँ है ऐसे ही पूछेगा, नरसिंहपुर में संग्राम शाह ने बनवाया था। 2020 में नरसिंहपुर के करेली में शक्कर नदी के किनारे प्राचीन शैल चित्र पाए गए हैं दोस्तों। शक्कर नदी के किनारे प्राचीन शैल चित्र पाए गए हैं। ये शक्कर नदी जो है ये नर्मदा की सहायक नदी है। तो ये बता रहा हूँ क्या है, नदी की गुफा मिली है, वहाँ नदी के किनारे गुफा में मिले हैं प्राचीन शैल चित्र। शैल चित्र का मतलब होता है चट्टान जो है वहाँ पे चित्रकारी की गई है। प्राचीन शैल चित्र, चट्टान में चित्रकारी की गई है ना। तो शैल चित्र में मानव, हाथी, घोड़े, पैदल लोगों के साथ शिकार खेलते हुए चित्रित किया गया है। सब खुदेरा गया पत्थरों में। आदि मानव यानी प्राचीन है दोस्तों ये उस टाइम का। तो ये 2020 में नरसिंहपुर के करेली में शक्कर नदी के किनारे प्राचीन शैल चित्र पाए गए हैं। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख लेना एक बार, है ना। तो वहाँ पे हाथी, घोड़े, पैदल के साथ ऐसा चट्टानों में चित्रकारी की गई है ना। नदी की गुफा में मिले प्राचीन शैल चित्र, बस इतना याद रखना है। अगला है मध्य प्रदेश का गन्ना अनुसंधान केंद्र, ये बुहानी में है दोस्तों, है ना। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, मध्य प्रदेश में कुल गन्ना क्षेत्र का लगभग 65% गन्ना नरसिंहपुर जिले में ही होता है और 75,000 हेक्टेयर में उगाया जाता है गन्ना, है ना, गन्ना। तो मध्य प्रदेश में यहीं पर गन्ना अनुसंधान केंद्र बनाया गया बुहानी में, बुहानी गाडरवाड़ा नरसिंहपुर में, है ना। क्वेश्चन यही आता है मध्य प्रदेश का गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बुहानी में है, याद रखना है, नरसिंहपुर गाडरवाड़ा बुहानी में। आर्थिक उत्पादन केंद्र व इकाइयाँ देखते हैं। मध्य प्रदेश में गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान है नरसिंहपुर का। नरसिंहपुर मैंने बताया 65% गन्ना उत्पादन करता है, लगभग 75,000 हेक्टेयर में, और बस, है ना। ये तो गन्ना उत्पादन में नरसिंहपुर प्रथम है। मध्य प्रदेश में अरहर उत्पादन में प्रथम है दोस्तों। अरहर का मतलब क्या होता है? अरहर का मतलब होता है तुअल। तुअल दाल खाएं कि नहीं अपन ने? तुअर या तुअल खाएं कि नहीं? तुअल। तो अरहर की दाल को तुअल दाल, रहर दाल भी कहते हैं दोस्तों, जिसमें खनिज, कार्बोहाइड्रेट, लोहा, कैल्शियम आदि पर्याप्त मात्रा में होता है। दाल अपन तो खाते ही हैं, है कि नहीं? दाल वही वाला दाल है ये। तो तुअल दाल जो होती है, जो खाते हैं डेली, वो तुअल दाल होती है, और एक चना दाल अलग होती है जो कभी काल खाते हैं। तो ये वाला है तुअल दाल। तो अरहर का मतलब होता है तुअल के उत्पादन में भी नरसिंहपुर प्रथम स्थान पर है, इतना याद रखना है ना। अगला फैक्ट है एनटीपीसी द्वारा स्थापित ताप विद्युत गृह गाडरवाड़ा में है। तो एनटीपीसी सुपर थर्मल पावर स्टेशन गाडरवाड़ा में बनाया गया दोस्तों। गाडरवाड़ा में एक ताप विद्युत केंद्र भी है, उसका नाम ही रख दिया एनटीपीसी द्वारा स्थापित। एनटीपीसी कंपनी ने स्थापित की है एक ताप विद्युत केंद्र गाडरवाड़ा, है ना। तो बस इतना ही है, एनटीपीसी गाडरवाड़ा पूछेगा बस गाडरवाड़ा में। अगला फैक्ट है मकर संक्रांति पर आयोजित बरमान का प्रसिद्ध मेला लगता है यहाँ पे। बरमान के मेले के बारे में बताता हूँ थोड़ी सी। बरमान का मेला नरसिंहपुर में लगता है, बरमान नामक स्थान पर आयोजित होता है। यह प्रसिद्ध मेला है जो मकर संक्रांति से प्रारंभ होता है। नर्मदा के किनारे बरमान घाट है, वहाँ पे बरमान घाट में मेले का आयोजन होता है। रीति रिवाज से जुड़े लोग आते हैं और संगम यानी करीब 1 महीने तक चलने वाला ये मेला है। बस
बरमान का मेला इंपॉर्टेंट है, मकर संक्रांति में बरमान का मेला शुरू होता है। बस इतना ही पूछेगा, बरमान का मेला कहाँ लगता है? बरमान का मेला लगता है नरसिंहपुर में, याद रखना है। आ चुका है क्वेश्चन, है ना। पर्यटन स्थल बोलेंगे डमरू घाटी गाडरवाड़ा में। डमरू घाटी क्या है? तो डमरू घाटी गाडरवाड़ा में शंकर नदी, शंकर नहीं होगा, शक्कर है, शक्कर नदी के तट पर डमरू के आकार की एक घाटी बनी हुई है। शक्कर नदी के तट पर डमरू के आकार की एक घाटी बनी हुई है, जो भव्य शिव मंदिर बनाया गया वहाँ पे। इस मंदिर का में शिवलिंग स्थापित किया गया है और हनुमान जी की प्रतिमा भी है। तो अपने को इतना ही पूछेगा, डमरू घाटी कहाँ है? गाडरवाड़ा नरसिंहपुर में। डमरू घाटी पर्यटन स्थल कहाँ है पूछेगा? गाडरवाड़ा नरसिंहपुर में। नरसिंहपुर में के मोहद गांव में अधिकतर लोग संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं। तो मोहद नाम का गांव है कहाँ पे? नरसिंहपुर में, है ना। तो अनोखा गांव है एक प्रकार का, यहाँ पे जहाँ पे भाषा संस्कृत बोलते हैं। नरसिंहपुर के मोहद गांव में अभी भी सब लोग संस्कृत भाषा में एक दूसरे से बात करते हैं। गांव में कदम रखते ही कानों में अपने को संस्कृत भाषा सुनाई आएगी, संस्कृत भाषा में ही बात करेंगे उन लोग, है ना। ऐसा फेमस है एक गांव, तो इसको याद रखना, कभी क्वेश्चन आ सकता है। नरसिंहपुर के मोहद गांव में अधिकतर लोग संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं। संस्कृत भाषा का नरसिंहपुर वाले अगर वीडियो देख रहे हैं तो वो बताएं कि सही में प्रयोग करते हैं कि नहीं करते। हमने तो सिर्फ पढ़े हैं, है ना। ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, याद रखना है। अगला है अभिनेता। तो किस किस का जन्म हुआ था यहाँ पे? तो आशुतोष राणा का जन्म हुआ था दोस्तों, है ना। आशुतोष राणा एक भारतीय फिल्म अभिनेता है। बॉलीवुड के साथ साथ मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल फिल्म उद्योग में भी कार्य कर चुके। काली एक अग्नि परीक्षा नामक धारावाहिक से इन्होंने अपना अभिनय शुरू किया था और इनका जन्म हुआ था आशुतोष राणा का गाडरवाड़ा नरसिंहपुर में, याद रखना है। गाडरवाड़ा नरसिंहपुर में इनका जन्म हुआ था, नरसिंहपुर में आशुतोष राणा का। क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार ऐसे, है कि नहीं। योग गुरु जिसका नाम है महर्षि महेश योगी, महर्षि महेश योगी विश्वविद्यालय सेंटर, यानी यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। महर्षि महेश योगी का कौन थे ये? तो महर्षि महेश योगी कौन थे? महर्षि महेश योगी एक महापुरुष थे, योगी थे, संत थे, है ना। उनका जन्म यहाँ हुआ था दोस्तों, उनका जन्म यहाँ हुआ था। जो अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक विचारक रहे हैं महर्षि महेश योगी। तो इतना ही याद रखना है। योग गुरु कौन थे? ये योग गुरु थे। क्वेश्चन ऐसे ही आ सकता है, योग गुरु महर्षि महेश योगी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महर्षि महेश योगी का जन्म यहीं पे हुआ था, नरसिंहपुर में। इसके अलावा एक और महापुरुष है यहाँ पे, एक और है ना। नरसिंहपुर की मिट्टी पे दो महापुरुषों ने जन्म लिया है। एक तो महर्षि महेश योगी और दूसरा है ओशो रजनीश। दूसरा है दोस्तों ओशो रजनीश का जन्म भी यहीं हुआ था, है ना। ओशो रजनीश का जन्म भी यहीं हुआ था, याद रखना है। इसको तो कौन नहीं जानता ओशो रजनीश को। तो महर्षि महेश योगी और ओशो रजनीश जैसे आध्यात्मिक गुरु नरसिंहपुर जिले में ही जन्म हुआ था दोस्तों, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की आध्यात्मिक संस्कृति को समृद्ध बनाया, है ना, समृद्ध बनाया। तो बस इतना ही याद रखना है, ओशो रजनीश का जन्म। तो ओशो रजनीश के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको मैं, ओशो के बारे में। ओशो का पूरा नाम था चंद्रमोहन जैन। ओशो का वास्तविक नाम क्या था? चंद्रमोहन जैन। इनका वास्तविक नाम यानी इनका मूल नाम बोल सकते हैं, चंद्रमोहन जैन था ओशो, है ना। इनको बाद में तो भारतीय दार्शनिक विचारक रजनीश आंदोलन के प्रेरणा नेता थे, है ना। और आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में देखा गया है इनको। धार्मिक रूढ़िवादिता, है ना, जो रूढ़िवादी जो और बहुत कठोर आलोचक थे उनकी, बहुत, है ना। लेकिन बहुत ही फेमस ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी जिंदगी में इतनी सारी किताबें पढ़ी थी, बस इतना ही। और इनका नाम पूरा क्या बताया मैंने? चंद्रमोहन जैन था। इनका जन्म मध्य प्रदेश के रायसेन शहर के कुछवाड़ा ग्राम में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कुछवाड़ा में हुआ था इनका जन्म। अब वो कुछवाड़ा कई बुकों में लिखा हुआ है, कुछवाड़ा रायसेन में आता है, कई बुकों में लिखा हुआ है कुछवाड़ा नरसिंहपुर में आता है। तो नरसिंहपुर और रायसेन के बॉर्डर पर पड़ता है ये गांव, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। तो कुछवाड़ा, तो ओशो रजनीश का जन्म कुछवाड़ा में हुआ था, याद रखना है ना। उसके बाद अगला फैक्ट है, नरसिंहपुर में वॉलीबॉल अकादमी की स्थापना की गई है दोस्तों। वॉलीबॉल अकादमी की स्थापना नरसिंहपुर में की गई है, याद रखना है ना। ग्राउंड में एस्ट्रो टार्क लगेगा और
वॉलीबॉल अकादमी की स्थापना भी की जाएगी, यानी वहाँ हॉकी भी खेलते हैं इंस्टीट्यूट और वॉलीबॉल अकादमी की स्थापना यहाँ की जाएगी। डायरेक्ट याद रखना है। नरसिंहपुर में राज्य वॉलीबॉल अकादमी कहाँ है, पूछेगा नरसिंहपुर, ऐसी क्वेश्चन आएगा। राज्य वॉलीबॉल अकादमी है मध्य प्रदेश वॉलीबॉल अकादमी, है राज्य वॉलीबॉल अकादमी कहाँ पर है, नरसिंहपुर, है ना। वॉलीबॉल समझ गए कि नहीं, समझ गए होंगे। अब एक एक फैक्ट रुक गया है, इसको देखते हैं। इंडियन वुल फ्रॉग, मेंढक, वुल फ्रॉग एक भारतीय मेंढक है जिसका नाम है इंडियन वुल फ्रॉग, मेंढक की प्रजाति आमगांव तालाब में देखी गई है दोस्तों। यहाँ आमगांव का एक तालाब है, वहाँ पे देखी गई है। तो क्या है ये, तो बताता हूँ मैं आपको। ये मेंढक जहरीले नहीं होते दोस्तों, है ना, और ये मेंढक पीले कलर के होते हैं। तो ऐसा बोलते हैं कि ये इनका जब प्रजनन का टाइम आता है तो ये प्यार में पीले पड़ जाते हैं, प्यार में पीले पड़ जाते हैं, पूरे पीले 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 दिखते हैं, है ना। इंडियन वुल फ्रॉग इको फ्रेंडली होते हैं, ये ज़्यादा वो नहीं है, ज़्यादा खतरनाक नहीं है, इको फ्रेंडली है। अच्छे बरसात का संदेश भी देते हैं कि अच्छी बरसात आएगी। टर्टर टर्टर शुरू करते हैं, बाहर आते हैं और अच्छी बरसात का वो भी कहते हैं। तो क्या हुआ, सोशल मीडिया में वायरल हो गया था एक वाला वीडियो कि वहाँ के तालाब के पूरे मेंढक ऊपर आ गए थे, टटर टटर करने लगे थे, है ना। तो एमपी के नरसिंहपुर का एक गांव है, अचानक वहाँ पे हजारों पीले मेंढक, पीले कलर के रहते हैं, पीले मेंढक दुर्लभ, जिसका नाम है दुर्लभ इंडियन वुल फ्रॉग प्रजाति के हैं, है ना। ये सब जहरीले नहीं होते और ये मानसून का संकेत लेकर आए और पूरे बाहर आ गए कि पूरे तो यही वाली बात ये चर्चा में थी, है ना। समाचार पन्नों में तो लिख रखा है इंडियन वुल फ्रॉग मेंढक की प्रजाति आमगांव तालाब में देखी गई। तो याद रखना कहाँ देखी गई, आमगांव तालाब में देखी गई। इस तरीके से नरसिंहपुर जिला भी कंप्लीट हुआ, है ना, नरसिंहपुर जिला भी कंप्लीट हुआ। बस, तो कैसा लगा वीडियो, आपको रिवीजन करना पड़ेगा, मैं तो सिर्फ समझा सकता हूँ। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट जिले में। धन्यवाद।